Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from biomolecules, and in today's lecture we are going to discuss the structures of polysaccharides. बेटा इससे पहले जो हमने लेक्चर दिया बायोमोलिक्यूल्स के रिलेटेड उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड्स डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में हम पॉलीसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. यू नो दैट पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट्स. वो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट. इनका स्वीट टेस्ट नहीं होता है. दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, एंड एट द सेम टाइम polysaccharides they are insoluble in water. ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं. एंड एट द सेम टाइम these polysaccharides they are also called as non-sugars, or they are also called as glycans. So polysaccharides are basically carbohydrates but having no taste, or they are not having sweet taste like sugars or simplest carbohydrates. They are polysaccharides. They are insoluble in water but are soluble in non-polar solvents. Non-polar solvents में ये dissolve होते हैं. Polysaccharides they are not soluble in water but they are soluble in non-polar solvents like benzene हो सकता है, ether हो सकता है, या acetone हो सकता है, उसमें dissolve हो सकते हैं. लेकिन ये polysaccharides जो है they are also called as non-sugars and they are also called as glycans. In addition to this, polysaccharides जो होते हैं they are made of large number of monosaccharide units. जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स जब कंबाइन होते हैं दे फॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. दे आर कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा डाइसैकेराइड्स जो होते हैं दे आर मेड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स, और ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं दे आर मेड ऑफ 2 to 9 या 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स. लेकिन जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स. जैसे 30 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, 50 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में कंबाइन हो, वहां पे जो कंपाउंड्स बनेंगे दोस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स. और इन पॉलीसैकेराइड्स का जो जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीसैकेराइड्स वो आप याद रखोगे. दैट इज C6H10O5 whole N. This is the general formula of polysaccharides. The general formula is C6H10O5 whole N. This is the general formula of polysaccharides. अब ये फॉर्मूला कैसे आती है ये आपको पता चलेगा जब हम पॉलीसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स स्टार्ट करेंगे. तो बेटा देख लीजिए पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हमने क्या क्या कहा. एक तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है विच आर मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स. दे डू नॉट हैव एनी स्वीट टेस्ट. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन नॉन-पोलर सॉल्वेंट्स. नॉन-पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं. They are also called as non-sugars, or they are also called as glycans, and the general formula of polysaccharides is C6H10O5 whole N. ये फॉर्मूला कैसे आती है ये मैं आपको दिखाता हूं जब मैं इन पॉलीसैकेराइड्स का स्ट्रक्चर अभी स्टार्ट करूंगा. इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स की एग्जांपल्स जो है पॉलीसैकेराइड्स की एग्जांपल्स इसमें एक तो आता है सेल्यूलोस का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है. इसमें आता है स्टार्च का भी स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, और इसमें आता है ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है. तो यहां पे 3 सेल्यूलोस, स्टार्च और ग्लाइकोजन ये तीनों पॉलीसैकेराइड्स है. इन तीनों पॉलीसैकेराइड्स का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना है आज के इस लेक्चर में. सो आवर टुडेज लेक्चर विल बी regarding polysaccharides.
दैट इज सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। इन तीनों कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूं, अब रब करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे पहले पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर जो कि है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर हम देखते हैं कैसा है। सेल्यूलोज, हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज विच इज ए पॉलीसेकेराइड, इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं 50% ऑफ मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 50% ऑफ मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, जो लिविंग वर्ल्ड है उस लिविंग वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनका 50% टोटल मास ऑक्यूपाई करता है सेल्यूलोज। यानी कि दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सेल्यूलोज भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन टोटल वर्ल्ड में, लिविंग वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है अगर हम उनका टोटल मास ले उसका 50% मास ऑक्यूपाई करता है सेल्यूलोज। कहने का मतलब यह है कि सेल्यूलोज जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है इन नेचर। तो ये चीज आप याद रखिएगा, 50% ऑफ total mass of organic compounds of living world that is constituted by cellulose itself. Now see, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की, सेल्यूलोज बना होता है लार्ज नंबर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स। जब बहुत सारे बीटा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या बहुत सारे बीटा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन होते हैं इन ए लीनियर फैशन, वहां पे जो स्ट्रक्चर बनता है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेल्यूलोज। तो याद रखना, सेल्यूलोज जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ, सेल्यूलोज बना होता है लार्ज नंबर ऑफ बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जब बहुत सारे बीटा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाए इन अ लीनियर फैशन, वहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ सेल्यूलोज। तो देख लीजिए, मैं आपको सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। तो याद रखना क्या है, सेल्यूलोज इज ए लीनियर चेन, सेल्यूलोज इज अ लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जब बहुत सारे बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जब बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाए टू फॉर्म ए लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, उसी लीनियर चेन फॉर्म का नाम पड़ जाता है क्या, सेल्यूलोज। अब देख लीजिए, थ्योरी तो काफी होगी, अब मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपसे पूछा जाए इज सेल्यूलोज ए लीनियर चेन पॉलीमर और ब्रांचेड चेन पॉलीमर, इट इज ए लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे एक काम करते हैं, ये है एक बीटा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक बीटा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा, यहां पे ये और एक बीटा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा, और यहां पे ये और एक बीटा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा। ये देख लीजिए, मैं यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं, 1 2 3, लेकिन मैं 3 टाइम्स नहीं लूंगा, मुझे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेने हैं। अब बोर्ड पे मैं ज्यादा तो ड्रा नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहां पे n टाइम्स लिख लेता हूं। मैंने n टाइम्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिए हैं, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो देख लीजिए, दिस इज योर स्ट्रक्चर। बीटा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, लाइक दिस, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। यू नो दैट बीटा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसमें सारे OH ग्रुप्स अपोजिट होते हैं, अपोजिट टू ईच अदर। देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए आप, एक OH ग्रुप ऊपर, दूसरा नीचे, ऊपर नीचे और ऊपर, सारे OH ग्रुप्स ऊपर और अपोजिट है एक दूसरे के। दिस इज कॉल्ड एज बीटा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज।
So beta glucose है, beta form of glucose. It is also called beta D glucose. Beta D glucose means it is dextrorotatory glucose, but beta form having all the OH groups on the opposite side. तो यहाँ पे भी एक OH नीचे ऊपर, दूसरा नीचे, ऊपर आएगा OH और नीचे आएगा OH, और यहाँ पे आएगा CH2OH. अब यहाँ पे भी आएगा OH ऊपर, यहाँ पे OH आएगा नीचे, यहाँ पे OH आएगा ऊपर और यहाँ पे OH आएगा नीचे, और यहाँ पे आएगा CH2OH. अब देख लो, नीचे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. लाइकवाइज हियर वी विल बी हैविंग हाइड्रोजन. देख लीजिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, like this hydrogen, and this is also hydrogen. See, this molecule and this molecule, all the molecules are called beta form of glucose, beta D plus glucose. So मैंने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं बीटा ग्लूकोज के? 1 2 3, लेकिन मैंने 3 ही नहीं लिए हैं, मैंने यहाँ पे n टाइम्स लिया है, तो मैंने n टाइम्स बीटा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिए हैं. n टाइम्स लिखे मैंने 3 है, लेकिन आगे मैंने पहले n से मल्टीप्लाई दे दिया, तो मेरे पास बहुत सारे बीटा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है जो साइड बाय साइड अरेंज हुए हैं. अब देखो, जब बीटा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बहुत सारे क्लोज आते हैं, इनके बीच में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा. सबसे पहले मैं नंबरिंग करता हूं. 1 कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6. दिस कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6. दिस इज कार्बन नंबर 1 हियर, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6. देख लीजिए क्या होगा. जैसे हमने डाइसैकेराइड्स में पढ़ा था, जब दो मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है. जब n टाइम्स यहां पे मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होंगे तो यहां पे खाली एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होगा, यहां पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे. कैसे? यहां पे कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन निकलेगा और कार्बन नंबर 4 का OH निकलेगा. यहां पे भी कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन निकलेगा और कार्बन नंबर 4 से OH निकलेगा. और यहां पे भी कार्बन नंबर 4 का OH यहां से निकलेगा और यहां पे कार्बन नंबर 1 का H और एक मॉलिक्यूल के साथ जाएगा, क्योंकि यहां पे n टाइम्स मॉलिक्यूल है. ये वाला OH किसी दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ बाहर निकलेगा, ये वाला H किसी और एक मॉलिक्यूल के साथ बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर. तो देख लीजिए, H एंड OH यहां वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा, H एंड OH यहां पे भी वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और ये H किसी दूसरे मॉलिक्यूल के OH के साथ वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और ये वाला OH किसी और एक मॉलिक्यूल के साथ वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. तो यहां पे n टाइम्स वाटर बाहर निकलेगा, n टाइम्स. सो n टाइम्स यहां पे वाटर निकला तो डिहाइड्रेशन होगी. जब डिहाइड्रेशन होगी, ये H और OH वाटर के फॉर्म में बाहर निकल गया, इन द फॉर्म ऑफ वाटर बाहर निकला ये तो, और ये वाला H और OH ये भी वाटर के फॉर्म में बाहर निकला, और ये वाला H किसी दूसरे मॉलिक्यूल के OH के साथ वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और ये वाला OH किसी और मॉलिक्यूल के OH के साथ बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर. अब देख लीजिए, ये जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 जो है यहां पे इसके साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बाहर निकला इसके OH के साथ. अब यही ऑक्सीजन कार्बन नंबर 4 के साथ बनाएगा बॉन्ड. तो देख लीजिए, यहां पे बनेगी COC बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. 1 और 4 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो यहां पे बन गई 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. दिस इज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. अब यहां पे देख लो, कार्बन नंबर 1 यहां पे है, ये कार्बन नंबर 4 है, और कार्बन नंबर 1 के साथ यहां पे ऑक्सीजन है, और यही ऑक्सीजन कार्बन नंबर 4 के साथ लिंक होगा, ये बन जाएगी और एक 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. और यहां से कार्बन नंबर 4 जो है ये एक और रिंग के साथ यहां से बनाएगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. इसको मैं यहां से क्लोज कर देता हूं. और ये वाला कार्बन नंबर 1 जो है, ये वाला कार्बन नंबर 1, इसका जो ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. इसको मैं क्लोज कर देता हूं. तो यहां पे देख लो, ये सारी रिंग्स आपस में लिंक हो गई, 1 2 3, ये रिंग्स आपस में लिंक हो गई 1/1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. अब ये रिंग्स कितनी थी? 3 रिंग्स की n टाइम्स. तो यहां पे आप लिखोगे होल n. तो एक रिंग दूसरे रिंग के साथ लिंक हो गई बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. अब ये रिंग इस रिंग के साथ लिंक हो गई बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. अब ये रिंग दूसरे रिंग के साथ लिंक होगी बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. और यही प्रोसेस चलती रहेगी, n टाइम्स रिंग्स आ जाएंगे. और ये जो लीनियर स्ट्रक्चर बना है इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का,
इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, बीटा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का जो लीनियर यहां पे स्ट्रक्चर बना है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज। अब देख लीजिए, मैंने कहा था सेल्यूलोज इज ए लीनियर चेन पॉलीमर। सर लीनियर चेन पॉलीमर क्यों कहा? क्योंकि ये रिंग्स जो है लीनियर फैशन में आपस में लीक हो गई 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए। एन टाइम्स ये रिंग्स आपस में लिंक हो गई इन अ लीनियर फैशन और इन्होंने एक लीनियर चेन पॉलीमर बना दिया बीटा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का। इसी लीनियर चेन बीटा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का नाम पड़ेगा क्या? सेल्यूलोज। तो कभी कभी पूछा जाता है इन केस ऑफ सेल्यूलोज, is the structure of cellulose linear or branched? It is the linear chain polymer of beta D plus glucose in which beta D plus glucose molecules are linked by 1,4 glycosidic bond. लेकिन ये जो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये किस रिंग के बीच में बनी? बीटा फॉर्म और बीटा फॉर्म के दरमियान 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनी। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। व्हाई बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड? बिकॉज़ दिस इज बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दिस इज आल्सो बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और इनके बीच में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनी। दिस इज कॉल्ड बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दिस इज आल्सो कॉल्ड बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो इन केस ऑफ cellulose we are having beta 1,4 glycosidic bonds between the beta form of glucose. They result in the formation of linear chain structure of beta D plus glucose molecules and that is called as what? Cellulose. यही है structure of cellulose। लेकिन ये रिंग्स जो है n टाइम्स है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा सेल्यूलोज का। तो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद अब हम स्टार्च का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। स्टार्च का स्टार्च इज अनदर वेल नोन पॉलीसेकेराइड। जो स्टार्च होता है इट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। जब हम फूड खाते हैं, वेदर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबर्स, वेदर इन द फॉर्म ऑफ दीज लिग्यूम्स और इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, जो भी हम फूड लेते हैं उस फूड में स्टार्च की बहुत ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। तो स्टार्च क्या है? ये एक पॉलीसेकेराइड है एंड इट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्यूबर्स, लिग्यूम्स, फ्रूट्स। जैसे पोटैटोज होते हैं, वेजिटेबल्स, उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। तो स्टार्च जो है ये एक पॉलीसेकेराइड है। अब देख लो जो स्टार्च है बेटा, इसके बारे में एक चीज मैं आपको बताऊं। व्हेन स्टार्च इज dissolved in water, it undergoes decomposition। ये डिसोसिएट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है into two components or two parts। One part is called as amylose and the another part is called amylopectin। Amylopectin। When starch is placed in water, it breaks or decomposes into two parts or two components। One is amylose and second one is amylopectin। अब amylose क्या है? Amylose is that part of starch which is water soluble। ये चीज याद रखना, स्टार्च का एक पार्ट एमाइलोज, इट इज दैट पार्ट ऑफ स्टार्च विच इज वाटर सॉल्युबल। इसलिए हम कहते हैं एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च एंड एमाइलोपेक्टिन इज दैट पार्ट ऑफ स्टार्च और दैट कंपोनेंट ऑफ स्टार्च विच इज वाटर इनसॉल्युबल, विच इज वाटर इनसॉल्युबल। एक और चीज याद रखना, जो एमाइलोज है इट कॉन्स्टिट्यूट्स 20% ऑफ स्टार्च। 20% ऑफ स्टार्च बना होता है किसका? एमाइलोज का, एमाइलोज का। एंड रेस्ट 80% ऑफ स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ एमाइलोपेक्टिन। ये चीज याद रखना, स्टार्च जो है एक पॉलीसेकेराइड है लेकिन इसके दो पार्ट्स है स्टार्च के, एक तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च and amylopectin is water insoluble component, whereas amylose constitutes 20% of starch and amylopectin constitutes 80% of starch। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। देख लीजिए बेटा, हमें स्टार्च का स्ट्रक्चर स्टडी नहीं करना है,
हमें सिटारिश के इन दो कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर स्टडी करना है. वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन एंड दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट सिटारिश इटसेल्फ. क्योंकि सिटारिश इन्हीं का बना होता है, तो इन्हीं का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे. तो देख लीजिए, जो एमाइलोस है सिटारिश का कंपोनेंट, इट इज आल्सो ए पॉलीसेकेराइड. इट इज एमाइलोस. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एमाइलोस इज ए लीनियर चेन पॉलीमर, लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज. मैंने अभी बताया था सेलुलोस, सेलुलोस इज द लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज. लेकिन अगर हम लेते हैं लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, देन दैट इज कॉल्ड एमाइलोस. मैं स्ट्रक्चर अभी दिखा देता हूं आपको. जो एमाइलोपेक्टिन है, इट इज अनदर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च. अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज द ब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर. इट हैज द ब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. जब बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाए इन अ ब्रांचेड मैनर, देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एमाइलोपेक्टिन. अगर लार्ज नंबर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाए इन अ लीनियर मैनर, दैट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज एमाइलोस. सो स्टारिश जो होता है, स्टारिश यहां बना होता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का. सेलुलोज बना होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का. लेकिन स्टारिश बना होता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का. लेकिन अगर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लीनियर फैशन में कंबाइन हो जाए तो वहां पे एमाइलोस बनेगा. अगर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रांचेड मैनर में कंबाइन हो जाए तो वहां पे एमाइलोपेक्टिन बन जाएगा. एक और चीज याद रखना, इन केस ऑफ एमाइलोस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो आपस में लिंक होते हैं, दे आर लिंक्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स. याद रखना, इन केस ऑफ एमाइलोस अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स गेट लिंक्ड विथ ईच अदर बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स. लेकिन एमाइलोपेक्टिन के केस में दीज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर यहां पे ब्रांचेड है. ब्रांचेड स्ट्रक्चर होने की वजह से यहां पे दो तरह की ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बनती है. एक यहां पे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बनती है और दूसरा यहां पे 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बनती है. ये चीज याद रखना, एमाइलोस में खाली 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होती है अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में, which are also called अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स. लेकिन एमाइलोपेक्टिन के केस में जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक होते हैं, दे आर लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स एज वेल एज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स. तो एमाइलोपेक्टिन में दो तरह की ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बनती है अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में. लेकिन एमाइलोस के मॉलिक्यूल में खाली एक तरह की बॉन्ड बनती है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. चलिए मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं, आपको अच्छे से वहीं पे क्लियर हो जाएगा. मैं स्ट्रक्चर के थ्रू आपको ये क्लियर कर देता हूं. वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोस फर्स्ट. चलिए यहां पे एमाइलोस लेते हैं. एमाइलोस मैंने पहले ही बताया, एमाइलोस इज अ लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. अब देख लीजिए, मैं यहां पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेता हूं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यह आएगा दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यह आएगा और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लाइक दिस. तो ये ग्लूकोज आएगा, यहां पे भी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा और यहां पे भी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा. लाइकवाइज आई विल टेक दीज मॉलिक्यूल्स n टाइम्स. मैंने n टाइम्स यहां पे ग्लूकोज लिया, बहुत लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में लूंगा. मैंने बनाए हैं 3 मॉलिक्यूल्स, मैं ले रहा हूं n टाइम्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में ले रहा हूं क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स को तो मैं बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं 3 मॉलिक्यूल्स तो लिख दिए लेकिन आगे n लिख दिया. n का वैल्यू 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिंक होते हैं. अब हमें कौन सा ग्लूकोज लेना है? अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. यहां पे भी लूंगा अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यहां पे भी लूंगा अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच इज आल्सो कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज. अब देख लीजिए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, 1, 2, 3, 4 and 5.
and here at carbon number 6 I am having CH2OH. Likewise here carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5 and carbon number 6 पे आएगा CH2OH. CH2OH कार्बन नंबर 6 पे. Likewise यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है और ये कार्बन नंबर 5 है और ये कार्बन नंबर 6 CH2OH. अब देखो हमें कौन सा ग्लूकोज लेना है? अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. जो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है उसके कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे की तरफ और कार्बन नंबर 2 पे भी OH नीचे की तरफ आता है. बाकी OHs अपोजिट आएंगे. OH ऊपर और आएगा नीचे और यहां पे H और यहां पे H और यहां पे H और यहां पे भी H. देखो at carbon number 1 and carbon number 2 OH groups are facing downwards, that means it is alpha form of glucose. Likewise यहां पे देख लो आप, यहां पे कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 OH को नीचे की तरफ लिख लो. दिस विल बिकम अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. अब OH बाकी ऊपर नीचे देख लीजिए. यहां पे हाइड्रोजन आएगा. दिस इज वन अल्फा ग्लूकोज, दिस इज सेकंड अल्फा ग्लूकोज. यहां पे आएगा H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे और यहां पे OH ऊपर H नीचे और यहां पे OH नीचे H ऊपर और ये आएगा हाइड्रोजन. देख लो यहां पे क्या होगा. मैंने अल्फा ग्लूकोज लिया, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज. अल्फा ग्लूकोज की ये रिप्रेजेंटेशन है. एट कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 OH ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड डाउनवर्ड्स. अब देखो यही मॉलिक्यूल्स मुझे कितने लेने हैं? n टाइम्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेने हैं. तो यहां पे क्या होगा? फिर से जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे, देयर विल बी डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर. जब लॉस ऑफ वाटर होगा तो देखो कैसे होगा. कार्बन नंबर 1 का H और कार्बन नंबर 4 का OH, इट विल बी एलिमिनेटेड एज वाटर. ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा. एंड कार्बन नंबर 1 का H और कार्बन नंबर 4 का OH, इट विल आल्सो बी एलिमिनेटेड एज वाटर. और यहां पे जो कार्बन नंबर 4 है इसका OH एक और मॉलिक्यूल के साथ बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर और कार्बन नंबर 1 से यहां से H जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर. अब देख लो कितने वाटर निकलेंगे? फिर से n टाइम्स वाटर निकलेंगे जैसे सेलुलोस में निकले थे. यहां पे भी n टाइम्स वाटर निकलेंगे. जब n टाइम्स वाटर निकलेंगे तो देखो क्या होगा. n टाइम्स वाटर निकलेंगे तो ये H और OH निकलेगा यहां से और ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, इट विल गेट लिंक्ड विद दिस कार्बन नंबर 4. यहां पे बन जाएगी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, COC बॉन्ड. इट्स कॉल्ड 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. और यहां पे ये हाइड्रोजन और ये OH निकलेगा बाहर इन द फॉर्म ऑफ वाटर और ये ऑक्सीजन अब इस कार्बन नंबर 4 के साथ भी लिंक होगा और यहां पे बन जाएगी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, COC बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. और यहां पे ये OH और एक मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा यहां से 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. इस N को मैं हटा देता हूं, N को, ये और एक मॉलिक्यूल के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा और यहां से ये हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल के साथ यहां से ऑक्सीजन बनाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और इसको मैं क्लोज कर देता हूं, यहां पे n टाइम्स लिख लेता हूं. अब देख लो ये जो चेन बन गई है फिर से, लेकिन किन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की? अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज. अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की जो चेन बन रही है, एक लीनियर चेन बन रही है अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक हो रहे हैं बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. दिस चेन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, दिस इज कॉल्ड एज एमाइलोस. इसी का नाम पड़ता है बेटा एमाइलोस. तो एमाइलोस में आपने देखा लार्ज नंबर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, दे गेट लिंक्ड विथ ईच अदर बाय 1,4 glycosidic bonds and they result in the formation of linear chain of alpha D plus glucose molecules. large number of alpha D plus glucose molecules की linear chain जो बनती है उसी का नाम पड़ता है क्या? एमाइलोस. So amylose will also be a macro molecule. अब देख लीजिए, एक चीज देख लीजिए, मैंने आपको पॉलीसैकेराइड्स की जब डेफिनेशन पढ़ाई थी उसमें मैंने बोला था कि पॉलीसैकेराइड्स की जो फॉर्मूला होती है दैट इज C6H10O5 होल N. चेक करो वो फॉर्मूला कैसे आती है. यहां पे ये जो ऑक्सीजन है ना, कार्बन नंबर 1 का ऑक्सीजन, बीच में यहां से मैं एक डॉटेड लाइन डालूंगा, डॉटेड लाइन, ये मैंने डॉटेड लाइन डाल दी. तो इस डॉटेड लाइन के इस साइड में आप देखो कार्बन कितने हैं. ये जो मैंने डॉटेड लाइन डाली है, ये वाली डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन के इस साइड में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन 6 है, C6. हाइड्रोजन चेक करो आप कितने, इस डॉटेड साइड के इस साइड में, ये डॉटेड लाइन है,
इस डॉटेड लाइन के इस साइड में हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10 हाइड्रोजन 10 आएंगे। ऑक्सीजन चेक करो कितने आएंगे, इस लाइन के इस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, पांच ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 5 आ गए, C6H10O5। अब देखो यहां पे मैं फिर से एक लाइन डालूंगा बीच में, यहां पे फिर से एक लाइन, इस वाले पोर्शन के बीच में भी कार्बन 5 होंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन। अब हाइड्रोजन चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन 10 आ गए। ऑक्सीजन चेक करो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 5 आ गए। तो यही प्रोसीजर n टाइम्स रिपीट होगा तो इसकी फॉर्मूला आएगी C6H10O5 होल n। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। यही फॉर्मूला सेलुलोज की भी है, वहां पे मैं भूल गया था इसलिए मैंने यहां पे बता दिया। सेलुलोज की भी यही फॉर्मूला आती है, क्योंकि दोनों सेलुलोज या एमाइलोज या स्टार्च, इसमें जो मॉलिक्यूल्स लिंक होते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं, तो फॉर्मूला यही आएगी C6H10O5 होल n। तो ये आपने देखा एमाइलोज का स्ट्रक्चर। एमाइलोज का स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद अब हम एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर देख लो, आई विल राइट डाउन एमाइलोपेक्टिन। मैंने पहले ही बताया था एमाइलोपेक्टिन भी बनता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, लेकिन ये एमाइलोज था लीनियर चेन स्ट्रक्चर और एमाइलोपेक्टिन होता है ब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर। सर अब ब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन का कैसे बनेगा, उसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के अलावा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बनती है। तो वो कैसे बनती है वो मैं यहीं पे समझाऊंगा, देख लीजिए। मैं और एक यहां पे रिंग लेता हूं, लाइक हियर एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर से मैं आपको समझाऊंगा। देख लीजिए, मैं ये डॉटेड लाइन हटा देता हूं, यहां से भी ये डॉटेड लाइन में हटा देता हूं। देखो अभी तो ये एमाइलोस है, लीनियर चेन स्ट्रक्चर एमाइलोस, ठीक है, लीनियर चेन स्ट्रक्चर एमाइलोस बना है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, इसमें खाली प्रेजेंट है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देख लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं और एक रिंग यहां पे लाता हूं ऊपर, एक ब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं और एक रिंग ऊपर लाता हूं अल्फा ग्लूकोज की, और एक रिंग यहां पे मैं और एक रिंग लाता हूं अल्फा ग्लूकोज की, और एक रिंग। देख लो दिस इज अल्फा ग्लूकोज, दिस इज वंस अगेन अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे H ऊपर OH नीचे, यहां पे H ऊपर OH नीचे, दोनों OH नीचे आ गए तो ये अल्फा फॉर्म है, बाकी OH ऊपर नीचे, and this is here CH2OH. This is carbon number 1, carbon number 2 here, carbon number 3 here, carbon number 4, carbon number 5, carbon number 6. This is one more alpha D plus glucose, one more. अब यहां से भी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ऊपर आएगा CH2OH, दिस इज कार्बन नंबर 6। अब यहां पे भी HOH लिख देंगे, यहां पे भी HOH आएगा, और यहां पे OHH आएगा, और यहां पे OHH आएगा, और यहां पे H और CH2OH। देखो ये एक अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की चेन है, लीनियर चेन। इसी चेन के ऊपर मैंने दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फिर से लिए, अल्फा ग्लूकोज, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दिस इज आल्सो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। मैंने फिर से दो मॉलिक्यूल्स लिए अल्फा ग्लूकोज, लेकिन ये दो ही नहीं लेने हैं, ये दो से ज्यादा आप ले सकते हो। अब मैंने दो ले लिए, अब देखो क्या होगा, ये जो लीनियर चेन है, लीनियर चेन ऑफ अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड एज एमाइलोज। अब देखो क्या होगा, ये जो ऊपर का ग्लूकोज है ना, ऊपर का ग्लूकोज, इसके कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन इस कार्बन नंबर 6 के OH के साथ, ये H और OH जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। कार्बन नंबर 1 का H और कार्बन नंबर 6 का OH, ये जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। जब वाटर के फॉर्म में बाहर निकला तो यहां पे क्या बचा आपका, ऑक्सीजन, यहां पे खाली ऑक्सीजन बचा, वही ऑक्सीजन अब इस CH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब देख लो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 6,
कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 के बीच में ऑक्सीजन आया, दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में ऑक्सीजन आया तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनी, सो दिस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखो ये भी अल्फा ग्लूकोज था, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनी, इट विल बी कॉल्ड एज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो देख लो ये पहले लीनियर स्ट्रक्चर था, लीनियर स्ट्रक्चर, और ऊपर की तरफ एक ब्रांच आ रही है, अब ये ब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर बन गया, और यहां पे ये H और OH जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन एक और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है, एक लीनियर चेन, ये दूसरी लीनियर चेन, इन दो चेन्स के बीच में 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी कि इस चेन ने एक ब्रांच दे दी है ऊपर की तरफ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर। एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, जिसमें एक लीनियर चेन ब्रांच, लीनियर ब्रांच है अल्फा ग्लूकोज की, इसी ने एक ब्रांच दे दी, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना दी, और इस चेन के साथ लिंक हो गया। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर यहां पे बना है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन इज जस्ट लाइक दैट ऑफ एमाइलोस, बट एक प्रॉब्लम है, एमाइलोस एक लीनियर स्ट्रक्चर है, लेकिन एमाइलोपेक्टिन एक ब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां पे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक तो बॉन्ड्स तो बनती है, लेकिन यहां पे 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू एक ब्रांच बनती है, ऊपर की तरफ भी रिंग्स आ जाती है, तो ये ब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर बना एमाइलोपेक्टिन का। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क रखता हूं, एमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन भी एक ब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर है बीटा डी ग्लूकोज का, तो वो स्ट्रक्चर आप खुद से डिस्कस करोगे, खुद से नोट डाउन करोगे। मैंने सेलुलोज का स्ट्रक्चर बता दिया, मैंने एमाइलोज का स्ट्रक्चर बता दिया, मैंने एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बता दिया। अब आपके लिए होमवर्क एक है, आप ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो है वो खुद से ड्रा करोगे। सो आपको पता है हम बायोमोलिक्यूल्स यूनिट पढ़ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स यूनिट में हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहां पे सारे कंसेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए, या जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, ये बायोमोलिक्यूल्स में से यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में से, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। एक और लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में, जो होगा एल्डोस कीटोस ट्रांसफॉर्मेशन, हम एक एल्डोस को कैसे कीटोस में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें एक क्वेश्चन पढ़ना है, लॉबरी डिब्रून वैन इकनसिटीन ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और नोट देखते रहिए कंटिन्यूअसली ये सारे लेक्चर्स, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। खुदा हाफिज।